हेलो फ्रेंड्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लासेस में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एज ऑफ मिल्टन की चर्चा करूंगा। जैसा कि पहले वीडियो में एज ऑफ चासर की चर्चा विस्तृत रूप से की गई है, इसी क्रम में एज ऑफ मिल्टन की चर्चा की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, एज ऑफ मिल्टन से टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इसे ध्यान से देखें व समझें। मिल्टन जैकोबियन एज में पैदा हुए थे, इसलिए इसे जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, प्यूरिटन एज भी कहते हैं। मिल्टन को मोस्ट एजुकेटेड पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। इंग्लिश, इटालियन, ग्रीक, स्पेनिश, लैटिन, इन सभी पर इनका कमांड था। अब एक नए युग का आरंभ होता है। 16वीं शताब्दी का अंत भी आ गया था। कोवेलियर कवियों के पश्चात इंग्लिस्तान में एक नए जीवन, एक नए समाज और एक नवीन साहित्यिक धारा का जन्म हुआ। देश में गृह युद्ध समाप्त हो रहा था। जनता ने धार्मिक मतभेदों और धर्म युद्ध के कारण एक विचित्र अशांति मोल ले ली थी और इस अशांति में मध्य युग की अनेक साहित्यिक धाराओं का लोप भी हो गया था। मध्य युग का मानव एक विचित्र देश का प्राणी था। उसमें कल्पना थी, विश्वास था और उसका भाव भंडार अक्षय था। समाज में अब व्यापारियों का समुदाय अधिक था। व्यापार के लाभ, उसके स्वार्थ, उसकी जटिलता तथा उसके श्रम ने मनुष्य की भावुकता का हरण कर लिया था। कलों और कारखानों का बहुत धीरे धीरे विकास हो रहा था, परंतु इस विकास में मानव हृदय संकुचित हो जाता था। जीवन की प्राचीन शालीनता और उसका वैभव अब नए मापों द्वारा मापे जा रहे थे। विज्ञान भी मनुष्य को तीसरा नेत्र दे रहा था। रूढ़ियाँ हिलती जा रही थी और मनुष्य की तर्क शक्ति बढ़ रही थी। यद्यप तर्क से मनुष्य का मस्तिष्क असाधारण प्रश्नों को हल कर रहा था, फिर भी तर्क के ऊपर का कल्पना जगत अब उजाड़ सा हो रहा था। प्राचीन देव गाथाएं, काल्पनिक वीर और कल्पना जगत का विराट साम्राज्य धीरे धीरे अविश्वसनीय हो गया। तर्क की उसरता ने उनको पिघलाकर निष्प्राण कर दिया। ऐसे ही जटिल समय में जब प्राचीन और नवीन तर्क और विश्वास, विज्ञान और काव्य में द्वंद्व छिड़ा हुआ था, महाकवि मिल्टन ने जन्म लिया था। जॉन मिल्टन का जन्म लंदन की चीप साइड बस्ती ब्रेड स्ट्रीट में 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता कठोर प्यूरिटन होते हुए भी साहित्य एवं कला के प्रेमी थे, जिस कारण बालक मिल्टन को एक सुसंस्कृत परिवार के सभी लाभ प्राप्त हुए। मिल्टन की शिक्षा सेंट पॉल स्कूल तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट कॉलेज में हुई। क्राइस्ट कॉलेज में वे 7 वर्ष रहे। 1629 ईस्वी में उन्होंने स्नातक पास किया और 1632 में स्नातकोत्तर। परंतु कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के बाद भी उनका नियमित और सुनियोजित अध्ययन जारी रहा। उनके पिता की इच्छा थी कि वह चर्च में नौकरी करे, अर्थात पादरी बने, परंतु अपने अंतर्मन से मिल्टन कभी यह बात स्वीकार नहीं कर पाए। किसी अन्य व्यवसाय में जाने की भी उनकी कोई रुचि नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वे आत्मिक उन्नति की बात सोचते हुए काव्य रचना में लग गए। पिता की अच्छी आर्थिक स्थिति होने के कारण ऐसा करने में उनको कठिनाई की अनुभूति भी नहीं हुई। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद वे अपने ग्रामीण निवास पर रहने लगे, जो लंदन से करीब 17 मील दूर बकिंघमशायर में हार्टन में था। मिल्टन बाल्यावस्था से ही अध्ययन में इस कदर निमग्न रहे कि प्रायः आधी रात तक पढ़ते रह जाते। विश्वविद्यालय में उनकी अध्ययन निष्ठा बनी रही और ग्रामीण निवास के एकांतवास में स्वाभाविक रूप से उनका अध्ययन अबाध गति से चलता रहा। इस प्रकार 30 वर्ष की आयु में यात्रा का निश्चय करके मिल्टन लंदन से पेरिस होते हुए इटली तक गए, परंतु स्वदेश में संकटपूर्ण स्थिति के समाचार प्राप्त होने के बाद उन्हें यात्रा करना अनैतिक जान पड़ा। अगस्त 1639 में वे लंदन लौट आए और 1640 के बाद सत्ता के विरुद्ध प्यूरिटनों के सहायक के रूप में क्रियाशील रहे। कॉमनवेल्थ की स्थापना होने पर वे विदेशी मामलों की समिति के लिए लैटिन सेक्रेटरी नियुक्त हुए। 1643 में उन्होंने राजपक्ष के सदस्य रिचर्ड पावेल की ज्योति कन्या मेरी पावेल से विवाह किया, परंतु यह विवाह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ। इस ज्योति को लगा कि मिल्टन के साथ जीवन यात्रा अंधकारमय है और इसलिए वह महीने भर बाद ही अपने पिता से मिलने गई और वहां से लौटने से इनकार कर दिया। इसी के बाद मिल्टन ने तलाक के सिद्धांत तथा अनुशासन पर एक पुस्तिका 1643 ईस्वी में लिखी थी। 1645 में पुनः उनकी पत्नी लौट आई और 3 पुत्रियों की मां बनने के बाद 1652 में उसका निधन हो गया। 1652 के आरंभ से ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वे बिल्कुल अंधे हो गए। अत्यधिक परिश्रम के कारण पहले ही उनकी दृष्टि काफ़ी कमजोर हो चुकी थी। 3 वर्ष बाद उन्होंने पुनः विवाह किया, परंतु उनकी पत्नी कैथरीन वुडकॉक 15 महीने के अंदर ही मर गई। राजसत्ता के पुनः स्थापना 1660 के बाद मिल्टन को कैद कर लिया गया और उनकी 2 पुस्तकों को राजकीय आज्ञा से जला दिया गया, परंतु शीघ्र ही वे मुक्त हुए और धीरे धीरे उनकी राजनीतिक प्रसिद्धि समाप्त हो गई। अब वे अंधे तो थे ही, साथ ही निर्धन और अकेले भी थे। जिस निमित्त उन्होंने इतना परिश्रम और बलिदान किया था, उसकी असफलता से उन्हें महान क्लेश हो रहा था।
उन्होंने तीसरा विवाह 1663 में एलिजाबेथ मिंसल से किया था, जिससे वृद्धावस्था में उन्हें आराम मिल रहा था तथा पहली पत्नी की पुत्रियां के कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार के कारण उन्हें महान कष्ट भी झेलना पड़ रहा था। ऐसी अंधकारमय एवं दुखपूर्ण परिस्थिति में उन्होंने महान काव्यात्मक योजना को अपनाया और इसी क्षेत्र में जीवन की चरम सफलता प्राप्त करके 8 नवंबर 1674 को उनका देहांत हो गया। मिल्टन ने काव्य की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए लेखनी उठाई। देश की आंतरिक उथल पुथल से पहले का लिखा हुआ कोमस, जो 1634 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, मिल्टन के प्यूरिटन मतावलंबी होने का उचित प्रमाण देता है। कुछ छोटी छोटी कविताओं का संकलन भी कवि ने 1645 ईस्वी में प्रकाशित किया, परंतु जब देश में गृह युद्ध भड़क उठा था तब मिल्टन ने क्रॉमवेल के मंत्री का पद ग्रहण किया। लैटिन भाषा पर अधिकार कर उन्होंने अनेक पत्र, लेख तथा भाषण लिखे, जिसमें अपने देश प्रेम तथा प्यूरिटन मत प्रेम का अकाट्य प्रमाण दिया। सामाजिक विषयों पर भी मिल्टन ने अनेक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध लेख लिखे। इन लेखों में तीक्ष्ण व्यंग्य, विपरीत तर्क तथा देशद्रोहियों के प्रति घृणा का परिचय मिलता है। उस समय दो प्रमुख समाज वर्गों में गृह युद्ध हो रहा था। पहला प्यूरिटन वर्ग था, इसके सगल नेता ऑलिवर क्रॉमवेल थे। उन्होंने कई वर्षों तक इंग्लिस्तान पर कॉमनवेल्थ की राजसत्ता बनाकर राज्य किया। दूसरा कैथोलिक वर्ग था, जो पोप का अनुयायी था। चार्ल्स प्रथम कैथोलिक मतावलंबी थे और उन्हें फांसी दे दी गई थी। क्रॉमवेल के शासन के पश्चात जनता में कैथोलिक मत की नई लहर उठी। प्यूरिटन शासन से जनता ऊब उठी थी और मिल्टन का स्वप्न जगत टूट रहा था। कवि ने हारते हुए वर्ग का साथ दिया और अब उसे विश्वास होता जा रहा था कि मानव समाज का कल्याण शीघ्र नहीं होने पाएगा। प्यूरिटन वर्ग की विजय और कॉमनवेल्थ के जीवन ने मिल्टन के हृदय में महान आशाएं उठाई थी। वे उस नए युग का स्वप्न देख रहे थे, जब मनुष्य ईश्वर को पहचानेगा, अपने पापों का क्षमा मांगेगा और ईसा के शासन की छत्र छाया में सुख की निद्र सोएगा। परंतु कवि की कोई भी आशा फूलने फलने न पाई। कवि की आशाओं पर इसी तुषारपात की छाप है। कवि अब वृद्ध, निराश तथा नेत्रविहीन था। उसके बैरियों ने उसका जीवन भी संकट में डाल रखा था। इसी नैराश्य की अवस्था में मिल्टन ने अपने हृदय की ज्योति प्रज्वलित कर 3 बड़े काव्य लिखे। पहला था पैराडाइज लॉस्ट, दूसरा पैराडाइज रीगेन और तीसरा सैमसन एगोनिस्ट था। मिल्टन की सबसे अधिक आदरणीय पुस्तक कोमस है। कोमस नाटक है। उसकी मनोरता पढ़ने पर नई वरन रंगमंच पर विदित होती है। कोमस की कहानी प्यूरिटन जीवन से संबंधित है। एक कुलवती नारी अपने सतीत्व और आचरण के बल पर कोमस नामक यक्ष को तिरस्कृत कर उसके प्रलोभनों को ठुकराकर अपनी आत्मरक्षा करती है। यह कोमस का सरल कथानक है। इतने सरल कथानक के होते हुए भी इस नाटक में मिल्टन की कविता के सभी गुण विद्यमान हैं। भविष्य की सभी रचनाओं का आभास इस नाटक में है। कवि के लिए मानव जीवन एक महान द्वंद्व है। यह पाप और पुण्य, शांति और अशांति, ज्ञान और अज्ञान, भले और बुरे में है। परंतु पुण्य, ज्ञान तथा भले ही जीवन को विजय प्राप्त होती है। इसी द्वंद्व के भाव को लेकर पैराडाइज लॉस्ट नामक काव्य की रचना हुई। ईश्वरकृत प्रथम मनुष्य आदम और उनकी स्त्री हव्वा शांत तथा प्रेम मय जीवन व्यतीत करते हैं। शैतान सर्प वेश में आकर उनके जीवन में विष का बीज बोकर ज्ञान वृक्ष का फल खाने को सफल प्रलोभन देता है। दोनों का शांतिमय जीवन अशांति में परिवर्तित हो द्वंद्व युक्त हो जाता है। ईश्वरीय आज्ञा पालन के आदर तथा उनके उल्लंघन में यह द्वंद्व विदित है। शैतान पाप का प्रतीक है और ईश्वरीय आज्ञा पुण्य का। शैतान की विजय थोड़े ही समय के लिए होती है, तत्पश्चात ईश्वरीय दया के कारण मनुष्य की विजय होती है। इस विजय का कथानक पैराडाइज रीगेन में है। ईसा अपने कर्तव्य बल और विश्वास बल से शैतान पर विजय पाते हैं और ईसाई मतावलंबियों को वे इसी विश्वास के बल पर अक्षय शांति प्रदान करते हैं। मिल्टन के तीसरे काव्य में भी इसी द्वंद्व का परिचय मिलता है। यह काव्य सैमसन एगोनिस्ट है। सैमसन की पतित स्त्री उसका भेद लेने का हठ करती है। वह उसे अनेक प्रलोभन दिखलाती है, परंतु सैमसन अटल रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है। उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु इसी मृत्यु में उसकी विजय है। इन तीनों काव्यों में मिल्टन ने प्यूरिटन आदर्शों को प्रतिपादित किया था, परंतु उसकी पिछली रचनाओं में यह आदर्श यद्यपि धुंधला नहीं तो गतिहीन अवश्य हो गया है। पैराडाइज लॉस्ट में शैतान का चरित्र चित्रण, पैराडाइज रीगेन में ईसा की सहनशीलता और सैमसन एगोनिस्ट में सैमसन का आत्मबलिदान साहित्य के इतिहास में अमर है। वास्तविक चरित्र चित्रण के साथ कवि ने वीर तथा शांत दोनों रसों का परिपाक किया है। मिल्टन ने जिस मुक्तक छंद का प्रयोग किया है उसमें एक अद्भुत शालीनता है जो अन्य लेखकों की रचनाओं में देखने को भी नहीं मिलती। कवि की अन्य रचनाओं में लिसिडस कविता भी प्रख्यात है। इसमें प्रकृति निरीक्षण, करुण रस तथा ग्रामीण जीवन का वर्णन मिलता है।
कुछ इतिहासज्ञों का कथन है कि मिल्टन सर्वसाधारण के कवि नहीं और उनके विषय, उनकी भाषा तथा उनकी शैली सर्वप्रिय नहीं हो सकती, परंतु इसमें संदेह नहीं कि मिल्टन अपने समय के बहुत ख्यातपूर्ण कवि थे। साहित्य प्रेमी उन्हें बड़े चाव से पढ़ते थे और 18वीं शताब्दी में शायद ही कोई ऐसा कवि हो जिसने मिल्टन का काव्य शैली का अनुकरण न किया हो। इस शताब्दी के साहित्य पर मिल्टन का पर्याप्त प्रभाव है। मिल्टन ने अपनी रचनाओं में प्यूरिटन मत की पवित्रता, उसकी मानवता तथा उसकी ईश्वरीयता का जसोगान किया था। उसी समय एक दूसरे कवि प्यूरिटन मत की अनुदारता, उसके असंयम, उसके पाखंड और छल पर व्यंग्योक्त लिख रहे थे। ये सैमुअल बटलर थे। ह्यूडी ब्रेस में उन्होंने मिल्टन के प्यूरिटन आदर्शों की खिल्ली उड़ाई। ह्यूडी ब्रेस प्रेमी तथा योद्धा है और अपने सेवक रैल्फ के साथ उनके साहसिक कार्यों में घोर मूर्खता का परिचय देता है, जिसमें पाठकों का बड़ा मनोरंजन होता है। ह्यूडी ब्रेस की प्रियता घर घर बढ़ी। ह्यूडी ब्रेस लिखकर बटलर ने यह प्रमाणित कर दिया था कि सर्वसाधारण को मिल्टन की कविता प्रिय नहीं। मिल्टन को पूर्ण रूप से समझने के लिए पाठकों को प्राचीन महाकाव्यों, लैटिन तथा यूनानी वीर गाथाओं की जानकारी आवश्यक थी और मिल्टन के समान काव्य और मुक्तक छंदों को लिखने के लिए महान काव्य प्रतिभा अपेक्षित थी। इसलिए भविष्य के लेखक कविता को सरल, साध्य तथा लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न में लग गए। इस विजय का कथानक पैराडाइज रीगन में है। ईसा अपने कर्तव्य बल और विश्वास बल से शैतान पर विजय पाते हैं और ईसाई मतावलंबियों को वे इसी विश्वास के बल पर अक्षय शांति प्रदान करते हैं। इस प्रकार जॉन मिल्टन की मृत्यु किडनी फेल होने की वजह से 8 नवंबर 1676 में हुई थी, जिसके बाद उन्हें लंदन स्थित सेंट गिल्स विदाउट क्रिप्ले गेट चर्च में दफनाया गया। थैंक्स।